तो हम सर से जानेंगे कि यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉय एंड इंजीनियर्स का जो सर का संगठन है, तो इसका उद्देश्य क्या है एक्चुअल? 2014 में मध्य प्रदेश विद्युत मंडल अभियंता संघ एक एई एंड एबव चीफ इंजीनियर और ईडी तक का एक संगठन है मध्य प्रदेश विद्युत मंडल में। 2015 में सब सारे संगठन मिलके एक संगठन हुए, 15 संगठनों से मिलके एक संगठन हमारा ये बना और 2015 से ये संगठन काम कर रहा है, अभी 2025 चल रहा है। तो हम सर से ये जानेंगे कि पिछले 10 सालों में जब ये संगठन मजबूती से सामने आया कर्मचारियों के लिए, काम के लिए, तो पिछले 10 साल में भी 3-4 ऐसे कुछ काम आप बता पाएं बड़े जो कर्मचारियों के लिए हुए हैं, उनको फायदा हुआ हो। जो हमारा एक सतपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन है, लगभग 1350 मेगावाट का सब स्टेशन है जो मध्य प्रदेश में बिजली सप्लाई, और 40 साल पुराना हमारा पावर हाउस था। उसको एनटीपीसी को देने की कवायद चल गई थी कि इसको एनटीपीसी को देंगे। और 2016 में जो हमारे संविदा कर्मचारी थे मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के, तो वहाँ एक एमडी साहब आए, उन्होंने कहा कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में जितने भी संविदा कर्मचारी, चाहे वो लाइन स्टाफ हो, चाहे वो टीए हो, चाहे वो जेई हो, चाहे एई हो, और सबको बाहर निकालना है। जैसे नई भर्तियां आने वाली हैं, तो संगठन नई भर्तियों में किस तरीके से, जैसे 40,000 से सर ने बताया 40,000 से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी हैं और कई ऐसे कर्मचारी हैं जो 20 साल से, 10 साल से, 15 साल से, 5 साल से काम कर रहे हैं लेकिन आज तक उनको कोई लाभ मिला नहीं है। तो जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनके लिए क्या कुछ संगठन यहाँ पर करेगा और भर्ती को लेकर भी सर हमें बताएंगे, साथ ही इसका भविष्य क्या है। तो थोड़ा सा आप डिटेल में इस सवाल को आप बताइएगा ताकि जितने कर्मचारी पूरे मध्य प्रदेश में इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं ताकि उनको कुछ विश्वास मिले। जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल द डायमंड टॉक पर। दोस्तों, आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है बहुत ही कमाल का पॉडकास्ट होने वाला है और इस बार जो हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो यूनाइटेड फोरम से हैं, वीकेएस परिहार सर हैं, भोपाल से हैं और आज इनसे बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। और अगर आप किसी भी विभाग से, अभी सर हमें बताएंगे उनका पूरा परिचय, वो किस विभाग से हैं, किस संगठन में है वो, लेकिन आप अगर मध्य प्रदेश में अगर आप किसी भी विभाग में जॉब करते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि संगठन क्या होता है और एक संगठन कर्मचारियों के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराता है और संगठन क्यों जरूरी है। और इस संगठन में सर ने जब से संगठन से जुड़े हैं तो सर ने संगठन के माध्यम से कर्मचारियों की किन किन समस्याओं का समाधान कराया है और क्या कुछ विस्तार से आज वीकेएस परिहार सर हमारे जो गेस्ट हैं वो आए हैं, तो उनका स्वागत करते हैं सबसे पहले और उनके परिचय के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, फिर कुछ सवाल हैं जो हम सर से करेंगे। तो सबसे पहले सर स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट पर, हमारे चैनल पर। नमस्कार संतोष यादव जी, आपने हमें अपने चैनल पे बुलाया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद देता हूँ। मैं वीकेएस परिहार एमपीपीएमसीएल में एडिशनल चीफ जनरल मैनेजर हूँ और ये मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की उत्तरवर्तियां जो कंपनियां बनी थी उसमें से एक कंपनी है जो कि डिस्कॉम की होल्डिंग कंपनी भी कहलाती है। इसके साथ साथ मैंने अपने ये सेवा के साथ साथ अपने जो हमारे यूनियन के लोग हैं, हमारे संगठन या कर्मचारी और अधिकारी हैं, उनके लिए भी हमें संगठन एक बनाया गया था जिसका नाम यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स है और इस संगठन का मैं संयोजक हूं और ये लगातार उनके हित में कार्य कर रहा है। तो सर से हम ये जानना चाहेंगे, जैसे सर आपने बताया कि संगठन की स्थापना सबने मिलकर 2015 में सब सारे संगठन मिलके एक संगठन हुए, 15 संगठनों से मिलके एक संगठन हमारा ये बना और 2015 से ये संगठन काम कर रहा है, अभी 2025 चल रहा है। तो हम सर से ये जानेंगे कि पिछले 10 सालों में जब ये संगठन मजबूती से सामने आया कर्मचारियों के लिए, काम के लिए, तो पिछले 10 साल में कई कार्यक्रम हुए होंगे, कई लाभ कर्मचारियों को मिलेंगे, लेकिन फिर भी 3-4 ऐसे कुछ काम आप बता पाए बड़े जो कर्मचारियों के लिए हुए हैं, उनको फायदा हुआ हो और काम हुआ, तो ऐसे कुछ कार्यों के बारे में अगर आप बताएं तो। ऐसे छोटे मोटे तो बहुत से कार्य हैं, लेकिन जैसा आपने पूछा हमसे कि कुछ बड़े वाले कार्य हों, तो ये देखिए शुरुआत हमारी 2015 से हुई। उस समय एनटीपीसी जो हमारा एक सतपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन है, लगभग 1350 मेगावाट का सब स्टेशन है जो मध्य प्रदेश में बिजली सप्लाई, और 40 साल पुराना हमारा पावर हाउस था, उसको एनटीपीसी को देने की कवायद चल गई थी कि इसको एनटीपीसी को देंगे और एनटीपीसी चलाएगा। हम लोग मतलब ये क्या है? नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन है, मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है, वो भी जनरेशन के उसमें काम करता है। तो उसको देने की वो चल गई थी, लेकिन हम लोगों के विरोध के कारण लगभग हम लोगों ने, वहां के लोगों ने, जो हमारे पावर हाउस में कार्य करते हैं लोग बाग, अपने नीचे से लेके और सब ऊपर तक, सब लोगों ने उसका विरोध किया और हमें बड़ा गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि उस एनटीपीसी को वहां से वापस जाना पड़ा और आज भी वो हमारे जनरेशन कंपनी के अंडर में काम कर रहा है। पहला। दूसरा था 2016 में जो हमारे संविदा कर्मचारी थे मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के, तो वहां
एक एमडी साहब आए, उन्होंने कहा कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में जितने भी संविदा कर्मचारी, चाहे वो लाइन स्टाफ हो, चाहे वो टीए हो, चाहे वो जेई हो, चाहे एई हो, और सबको बाहर निकालना है, सबकी सेवाएं समाप्त करना है। और इसके साथ ये भी कि उनके बदले में हम फिर संविदा में रखेंगे नए लोगों को। मतलब ये एक बड़ी विडंबना सी है कि आप जो 5-5, 6-6 साल से काम लेकिन ये कर भी रहा है। सरकार के माध्यम से एग्जाम दे के आए थे। हाँ, सरकार के माध्यम से एग्जाम, लेकिन उनको निकालना है। वो जो प्रबंधन और आईएएस लोग होते हैं, वो उनके अपनी सोच अलग ही चलती है कि क्या है। जी जी। तो वो उसमें उन्होंने कहा इनको निकालना है, तो कुछ लोगों ने हमसे संपर्क किया यूनाइटेड फोरम में। वो उस समय संविदा में थे, तो अभी थोड़ा उस लेवल पे थे कि जुड़ नहीं पाते थे, लेकिन वो हमारे पास आए, फोरम के पास, यूनाइटेड फोरम, कि सर हम लोगों की सहायता कीजिए। तो हमने उसको शुरू किया कि आप लोग इकट्ठे हो, सब बढ़िया होगा। और उन लोगों ने ऐसे एकजुटता दिखाई। बिल्कुल। ये मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में पहला डेमोन्स्ट्रेशन जो किया गया, जी जी। 2016 के लगभग, तो उसमें करीब पांच, कम से कम 6-7 हजार संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं आज भी। तो उस समय जब इनको निकालने के, तो पहला डेमोन्स्ट्रेशन किया, तो उसमें लगभग पूरे मध्य प्रदेश से लगभग 500-600 ही लोग आए। तो जो उनके नेता बने थे, मतलब संविदा के भी नेता जो हमारे पास आते थे, उन लोगों को लगा कि अब 5,000 में 500 ही आए हैं, तो ऐसे तो बहुत कम है, कैसे चलेगा। उनकी मतलब एक भावना रहती है कि सब लोग क्यों नहीं आते हैं। हमें थोड़ा सा अनुभव था, तो हमने कहा कि इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही शुरुआत ऐसे ही होती है। और आप धीरे धीरे, अब हमने कहा 1 महीने बाद फिर करोगे तो 2,000 लोग आए, बढ़ेगा। और 2,000 लोग जब आ गए और हम लोगों ने बड़े उससे किया, तब सरकार के कानों में भी जूं होंगी। और हमने ये यहाँ पे अम्बेडकर मैदान में भी एक लंबा डेमोन्स्ट्रेशन किया, 3-4 दिन का। सब लोग उसमें, तो बहुत सारे लोग आए थे। और उस समय हमें इतनी बड़ी सफलता मिली कि संविदा के जितने भी कर्मचारी थे, उनको ये जो निर्णय था एक मैनेजमेंट का, उसको वापस लेना पड़ा, और सभी संविदा कर्मचारी फिर से अपनी अपनी नौकरी में आ गए। तो ये कहना चाहिए कि ये सरकार की अदूरदर्शिता कहना चाहिए कि जब हमारे यंग लोग हैं, हमारे प्रदेश के लोग हैं, ये काम कर रहे हैं, और उसी के लिए हम इनको हटा के और दूसरे लोगों को ले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसी समय संविदा नीति भी 2016 सबसे पहले मध्य प्रदेश की विद्युत कंपनियों में ही आई, जबकि मध्य प्रदेश सरकार में कहीं भी संविदा की नीति नहीं थी। और उस नीति में यह कहा गया कि अब इनको जब तक वो एज होती है, अपनी रिटायरमेंट की एज होती है 60 थी उस समय, फिर बाद में 62 हुई, तो 60 तक इनको नहीं निकाला जाएगा। तो ये बड़ा मुद्दा सॉल्व हुआ, काफी बड़ी समस्या थी जो संगठन के माध्यम से हुई। तीसरा मुद्दा एक था हमारा 7th पे कमीशन। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था, पूरा 7वां वेतन। मध्य प्रदेश सरकार को 7वां वेतन मिल गया, लेकिन जो हमारा मैनेजमेंट था वो कहता था कि हम लोगों की सैलरी थोड़ा सा स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा है। ज्यादा क्यों है? क्योंकि हमारा काम स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारियों से बिल्कुल डिफरेंट है। यदि देखें तो मतलब विद्युत की व्यवस्था, हम लोगों की नौकरी 24 घंटे की रहती है। ऑफिस का काम तो ठीक है, लेकिन जब भी विद्युत व्यवस्था अव्यवस्था होती है या फॉल्ट आते हैं, तो हमें 24 घंटे अपने फील्ड में जाना पड़ता है। तो एक बहुत पहले टाटा राव कमेटी बनी थी, बहुत पहले, 50-40 साल पहले, उसने कहा था कि इनकी सेवाएं इमरजेंसी है, इसलिए इनकी सैलरी अधिक रहेगी। और हम लोगों की सैलरी अधिक, बहुत रिस्की विभाग है भाई, आपको बिजली में। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोगों की सैलरी अलग थी, लेकिन ये जो प्रबंधन और जो अब आईएएस है, उनको लगता था कि इनकी सैलरी बहुत ज्यादा है। तो ये कहा गया कि नहीं, इनको तो हम 7th पे कमीशन नहीं देंगे, क्योंकि इनको तो वैसे ऑलरेडी उससे ज्यादा मिल रहा है, तो नहीं देंगे। तब हमारे संगठन यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉइज इंजीनियर्स ने अपनी कमर कसी, और हम लोगों ने पूरे मध्य प्रदेश के दौरे किए। पूरे मध्य प्रदेश का दौरा, मतलब मैं ही कहूं तो मैं 50 जिलों में से कम 40 जिले का दौरा तो हम ही ने किया होगा, और भी छूट गए तो दूसरे लोगों ने किया। और हम लोगों ने बिल्कुल हड़ताल की नोटिस दिया, जमीनी स्तर पर लड़ाई हुई। जमीनी स्तर पर लड़ाई हुई। और उस समय हमारे एसीएस बैस साहब हुआ करते थे, और मतलब लड़ाई का इतना वो था कि अब सरकार को देखिए, एक बात और है, हमने ये देखा अपने अनुभव में कि जब हम लोग हड़ताल का नोटिस देते हैं, तो सरकार देखती रहती है धीरे धीरे। ऐसा नहीं बुलाती है कि आपको 7 दिन पहले बुला लेगी, या वो बुलाती है जब हड़ताल के 2 दिन पहले, अब तो ये होने वाला है, सब अपने आईबी की रिपोर्ट और ये जब लेके। थोड़ा सा बीच में आपको मैं रोकना चाहूंगा सर। और जैसे ये 7वां वेतन, मतलब 7वां वेतन जैसे ये लागू हुआ, तो ये तो मध्य प्रदेश के हर विभाग के हर कर्मचारी के लिए लागू हुआ।
सही है। लेकिन बीच में ये जो ब्रेक होता है कि इनको नहीं देंगे, तो ऐसा कोई सिस्टम होता है कि ये तो अधिकार है कि भाई 7वां वेतन सभी के लिए है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जी, अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है। लेकिन क्या है कि इनको जब ये 2003 का हमारा अधिनियम आया तो ये कंपनियां बना दी गई। तो ऐसा है तो ये सरकारी कंपनी, लेकिन जो वहां पे एमडी लोग बैठ जाते हैं तो वो फिर उसको इसमें एक मिक्सिंग टाइप की हो गई है कि सरकारी भी है, ये भी मानते हैं और फिर कह देते हैं कंपनियां हैं तो हम डिसीजन लेंगे, इनको क्या देना है। तो अभी मतलब ये बिल्कुल क्लियरिटी नहीं है कंपनियों में और सरकार के बीच। जबकि ऐसे मानेंगे सरकारी कंपनी है और सब कुछ करना है, और वैसे मानेंगे कंपनियों में तो एमडी अधिकार है। तो ये थोड़ा सा अभी भी माना जा रहा है, लचीलापन बना हुआ है। लचीलापन बना हुआ है। तो जब जैसे इच्छा होती है उनको वैसे हम चल देते हैं। ये सरकारी भी मान ली तो संगठन को जगाना पड़ता फिर है। संगठन को, और उसके बाद 7th पे कमीशन हम लोगों को मिला और लिखित में दिया गया। हम लोगों पहले मतलब थोड़ा सा ऐसी स्थितियां भी बनी, बड़ी क्रुशियल स्थिति की एस्मा लगा दिया गया। ये एस्मा तो लगता ही हमेशा लग जाता है, तो एस्मा लगाया। एस्मा के बाद मतलब क्या होता है? एस्मा होता है एसेंशियल सर्विसेज, ये रहती है ये। अच्छा। एमपी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि एसेंशियल सर्विस में आप हड़ताल नहीं कर सकते। वो एक एक्ट है एस्मा का, तो वो लगा देते हैं कि एसेंशियल सर्विस में आप हड़ताल में जाओगे तो आपको टर्मिनेट कर देंगे, जेल में। कई सारी तो ये कई सारी चीजें हैं। लेकिन हम लोगों ने सब लोगों के साथ मिलकर 7th पे कमीशन जैसा मध्य प्रदेश सरकार के एक एम्प्लॉइज को दिया गया था वैसा ही हम लोगों को मिला, और ये हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। एक और मान लें है तो छोटी, लेकिन एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी ये। कहना चाहिए कोरोना पीरियड, जैसे ही कोरोना पीरियड में डीए ये सब बंद हो गए थे, और 2 साल के पीरियड में डीए नहीं मिला था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने डीए दे दिया अपने एम्प्लॉइज को उसके बाद, और स्टेट गवर्नमेंट ने भी डीए दे दिया। लेकिन हमारे जो पीएस महोदय थे तो उनके द्वारा ये कहा गया कि भाई अभी हमारी कंपनियों की हालत ठीक नहीं है तो हम डीए नहीं देंगे, डीए नहीं देंगे, अभी बाद में देंगे जब पैसा आएगा हमारी कंपनियों का। तो वैसी बात की। तो हम लोगों ने 5 दिन के अंदर हड़ताल का नोटिस दिया। 26 अक्टूबर को शायद हमने 21 में नोटिस दिया था कि यदि हमारा डीए हमारी 31 तारीख की सैलरी में नहीं मिलता है तो हम 1 तारीख से हड़ताल में चले जाएंगे 5 दिन के लिए। और हम लोग वो नहीं दिया, उनने हम लोगों को नहीं दिया, और 1 तारीख से हम लोग हड़ताल में चले गए। कोविड चल रहा था उस टाइम, कोविड खत्म हो चुका था उस समय तक। 21 एंड में। हाँ, तो नवंबर था, दीपावली का टाइम नवंबर है उस समय, कोरोना खत्म हो गया। तो उस समय नहीं दिया। 5 दिन के अंदर नोटिस देके हमने हड़ताल की, और उस हड़ताल में हमारे सभी लोगों ने पूरा साथ दिया। और 1 तारीख को हड़ताल हुई, केवल 1 दिन की बात है, हम आपको बताएं। और 2 तारीख को हमें पीएस महोदय ने बुला के 12 बजे का टाइम दिया था मिलने का, उनने 10 बजे बुलाया, और 10 बजे बुला के और उनने कहा हाँ हम आपको डीए देते हैं, आप हड़ताल वापस ले लो। क्योंकि स्थितियां इतनी विकट हो चुकी थी कि स्थिति खराब होने वाली थी। तो हम ये कहते हैं कि पावर, जो इंजीनियर्स एंड एम्प्लॉय है, इनको अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए। वो एक होके हमें सब अपनी पूरी मांगों को हम मना सकने में बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को इस बात को समझना चाहिए कि बिना बिजली के कुछ भी नहीं चल सकता। आपका हॉस्पिटल, आपके घर, आपकी फैक्ट्रियां, आपका कुछ नहीं चल सकता। तो इस विभाग पे मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपकी बात बिल्कुल ये सही है कि मतलब ऐसे एक आम आदमी की भी ये सोच है, खाली मैं कर्मचारी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सब जानते हैं कि बिना बिजली के तो संभव नहीं है। लेकिन सरकार का ध्यान हमारे अधिकारी कर्मचारियों पे उतना नहीं है जितना कि हम भी मानते हैं कि होना चाहिए। और आज की डेट में जो हमारे एम्प्लॉय आउटसोर्स की ही बात करें, हमारे जो एम्प्लॉय है आउटसोर्स, 40,000 लोग आउटसोर्स में काम कर रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश में से, इस सेक्टर में। और जिनका ना तो कोई भविष्य है, और उनके बारे में यदि हम कहें तो उनको इतना सैलरी भी नहीं मिलती है कि वो अपने परिवार को ठीक तरीके से चला सके। तो ये शासन को सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ के युवा लोग हैं। एक तरफ सरकार ये भी कहती है कि हम युवाओं का बहुत ध्यान रखते हैं, तो इनको परमानेंट नौकरी देना चाहिए। हमारा विभाग भी ऐसा है कि इससे नहीं चलता है कि आउटसोर्स में। आउटसोर्स तो ये है कि 2-3 महीने के लिए कोई काम कराना है तो करा लो आप आउटसोर्सिंग से, लेकिन जो परमानेंट चीजें हैं उसमें नियमित भर्ती होना बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों, जैसा हमने सर के से जाना कि भाई संगठन ने 2015 से 25 के बीच में कितने बड़े काम किए,
चाहे वो डीए को लेकर हो, चाहे फिर संविदा का सर ने बताया था कि वहां कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े मुद्दे पर संगठन आगे आया और उन समस्याओं का समाधान किया। तो सर से बातचीत करके मुझे भी ये लगा कि नहीं, संगठन बहुत जरूरी है और बिना संगठन के, क्योंकि एक अकेला आदमी तो सरकार को न तो जगा सकता है, ना उसका दरवाजा खटखटा सकता है। संगठन बहुत जरूरी है और काफी अच्छा लगा सर से बातचीत करके कि इन 10 सालों में संगठन ने काफी कुछ किया है। तो अगला जो सवाल मेरा सर से है वो संगठन को लेकर ही है कि एक अच्छा संगठन कैसे बन सकता है, क्योंकि सर पिछले 10 साल से इतने बड़े संगठन को मध्य प्रदेश में चला रहे हैं। इनकी लीडरशिप में, इनके नेतृत्व में कई बड़े सारे काम हुए हैं और लाभ मिला है कर्मचारियों को, जैसा सर ने अभी उन कामों के बारे में हमें बताया भी है। तो सर से मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक अच्छा संगठन कैसे बनाया जाए और संगठन में जो संगठन का रोल, जो संगठन के अधिकारी हैं उनका क्या रोल है और नीचे जो कर्मचारी हैं उनका क्या रोल है, इनके बीच में कैसे एक अच्छा सामंजस्य बन सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा सर से हम जानेंगे। संगठन का एक तो है कि हमारा जो नेतृत्व रहता है, सबसे पहले के नेतृत्व पे हमारे सदस्यों का कितना विश्वास है, जी। ये संगठन के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है कि हमें नेताओं को भी चाहिए कि वो अपने लोगों में विश्वास पैदा करें कि भाई हम जो आपके लिए करेंगे, आपसे जो कहेंगे हम उसी पे कायम रहेंगे। जी, जी। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और संगठन तो कई हैं, अभी भी हैं। जी, जी। कुछ हमारे यूनाइटेड फोरम बनने के बाद भी कई संगठन और बन गए। मतलब कहना चाहिए जो नहीं थे वो भी अलग अलग बन गए। लेकिन यदि देखें तो उन लोगों ने हमसे अलग जरूर हुए कुछ लोग, लेकिन वो कर कुछ नहीं पाए अपने सदस्यों के लिए। तो हमारा सभी संगठनों से ये भी एक निवेदन है कि यदि कोई संगठन कुछ करने के लिए आगे बढ़ता है तो कई संगठन है उसका विरोध कर आते हैं या वो शासन से कहते हैं कि हम उसमें शामिल नहीं हैं। तो ये भी नहीं होना चाहिए। संगठन के लोग यदि साथ किसी कारण से साथ नहीं दे पाते हैं तो कम से कम विरोध न करें, क्योंकि ये हम सभी सदस्यों के लिए कर रहे हैं। ये कोई हम एक आदमी के लिए नहीं कर रहे हैं। एक आदमी का विरोध हो सकता है, लेकिन यदि हम पूरे सदस्यों को लेके चलें तो हमें उनका विरोध अगर नहीं होना संगठन ही एक दूसरे संगठन की अगर वो बुराइयां करने लग जाएगा, इसी का फायदा सरकार उठा लेती है बिल्कुल ना। बिल्कुल। आदमी अपना अलग रास्ता बनाता है कि चलो मैं अपने हिसाब से कुछ कर्मचारियों के लिए करने का, आप आगे बढ़िए, लेकिन आप दूसरे की बुराई करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले तो आप ही बुरे हो जाओगे, बिल्कुल है बिल्कुल। ना। और इसी ये इसी में पॉलिटिक्स होती है। तो और इसी का शासन फायदा भी इसी का उठाता है। हाँ, हमेशा यही होता है कि भाई वो शामिल नहीं है, फिर आप कैसे वो अब। लेकिन अब जो अपनी व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए कुछ लोग करते हैं तो वो अब उसमें तो कहीं कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, ये हमारे सवालों की कड़ी में ये आखिरी हमारा सवाल है और इसमें काफी कुछ बातें हैं आखिरी सवाल में। पहला तो संगठन का भविष्य क्या है इसके बारे में सर से हम जानेंगे, क्योंकि अभी काफी कुछ बदलाव होने वाले हैं विद्युत विभाग में, जैसे नई भर्तियां आने वाली हैं। तो संगठन नई भर्तियों में किस तरीके से, जैसे 40,000 से सर ने बताया 40,000 से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी हैं और कई ऐसे कर्मचारी हैं जो 20 साल से, 10 साल से, 15 साल से, 5 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनको कोई लाभ मिला नहीं है। तो इस नई भर्ती में, क्योंकि अब तो सारे परमानेंट इसमें भर्ती निकल रही है, तो जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनके लिए क्या कुछ संगठन यहाँ पर करेगा और भर्ती को लेकर भी सर हमें बताएंगे। साथ ही इसका भविष्य क्या है, तो थोड़ा सा आप डिटेल में इस सवाल को आप बताइएगा, ताकि जितने कर्मचारी पूरे मध्य प्रदेश में इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, ताकि उनको कुछ विश्वास मिले। साथ ही जो ये संगठन में आप लीडरशिप कर रहे हैं, तो माननीय मंत्री जी से आपके किस तरीके से वो आपके साथ सामंजस्य बनता है, उनका किस तरीके से सहयोग रहता है, वो भी आप सारी बातें इसके अंदर आप क्लियर करें। इसमें सबसे अच्छी बात जो अभी हुई है, काफी दिनों से मांग चल रही थी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को सैंक्शन किया जाए। शासन से मांग कम से कम हम लोग 5-6 साल से कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में नियमित भर्ती की जाए। तो नियमित भर्ती को लेके ट्रांसमिशन कंपनी का, जनरेशन कंपनी का ओएस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पहले सैंक्शन हो चुका है। और अब अभी लेटेस्ट अभी डिस्कॉम का, मतलब वितरण कंपनियां जो 3 हैं उनका भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर स्वीकृत हुआ है, जिसमें कि लगभग 50,000 पोस्ट नियमित और भी सैंक्शन हुई है। 27,000 करीब पहले से सैंक्शन थी, 50,000 और सैंक्शन हुई है। तो लगभग अब वितरण कंपनियों में 77,000 नियमित भर्ती रहेंगी, नियमित लोग काम करेंगे, जो आज की डेट में 40,000 आउटसोर्स और 5,000 संविदा के कार्य कर रहे हैं, उनकी जगह सब लोग नियमित रहेंगे, जिससे कि अपने पावर सेक्टर की भी स्थिति सुधरेगी। इसके लिए जो प्रयास रहे हैं हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री जी के, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि जो उनने इसको समझ के, इस सेक्टर को समझ के और इसको कैबिनेट में पास कराया।
अब इसमें अब मुख्य रूप से हम ये चाहते हैं शासन और प्रशासन से कि हमारे यहाँ जो 40,000 के आउटसोर्स के लोग काम कर रहे हैं, 5,000 संविदा के लोग काम कर रहे हैं, इन लोगों का भविष्य क्या होगा? तो इन लोगों का भविष्य भी शासन प्रशासन को सोचना चाहिए कि जो 15-20 साल से आउटसोर्स का कर्मचारी काम कर रहा है, जैसे ही नियमित भर्तियां होंगी तो उनको बाहर कर दिया जाएगा। बिल्कुल वो तो होगा। तो कम से कम हम चाहते हैं कि कम से कम उनकी योग्यता और उनको अनुभव के आधार पे कम से कम जो 25,000 पोस्ट जो हमारे 4th क्लास और 3rd क्लास एम्प्लॉइज की हैं, उसमें 50% हमारे आउटसोर्स भाइयों को रिजर्वेशन बहुत जरूरी है, जो देना चाहिए शासन को। इसकी मांग यूनाइटेड फोरम ने शुरू कर दी है और इसके लिए अभी एक धरना प्रदर्शन भी किया था। इसके साथ ही हम चाहते हैं कि जो 5,000 लोग हमारे संविदा के लोग काम कर रहे हैं, जिसमें नीचे से लेके वो यही तक है, यही भी है, तो उनको उनकी भी सेवाएं 10-10, 12-12, 13-13 साल की हो चुकी हैं। अब उनका भविष्य कहीं और तो मेरा सवाल इसलिए भी था कि आउटसोर्स में हो तो मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जिनके 40 साल उम्र हो गई है। अब अगर 40 साल की उम्र के बाद अगर उसको बाहर कर दिया जाएगा तो वो तो इसी पे उसका जीवन निर्धारित था। तो इसीलिए हम चाहते हैं हर चीज से खत्म हो जाएगा। उसने नया कुछ ट्राई किया नहीं है तो उसके लिए काफी भविष्य में खतरा हो जाएगा। परिवार है, बच्चे हैं, इसी से सब चल रहा है और अचानक से ब्रेक अगर लग जाए तो बड़ी दिक्कत है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए हम चाहते हैं कि उनको लिया जाए और संविदा के 5,000 ही लोग हैं, 50,000 पोस्ट सैंक्शन हुई है। यदि 5,000 को हम संविलियन कर देते, क्योंकि ये थ्रू प्रॉपर चैनल और पूरे रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस होता है उसी के थ्रू आए हैं, तो उनको लेने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अनुभव सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ जो यदि उनको नहीं किया जाता तो नए लोग आएंगे, उनको 2-4 साल तो सीखने में लगेगा। इसलिए सरकार को ये सब चीजें ध्यान में रख के और फिर नियमित भर्ती जो भी जितनी बचे इन लोगों को छोड़ के उसमें नियमित भर्ती नए लोगों की जाती है। क्योंकि हमने देखा है कि कई कर्मचारियों को काम करने के दौरान विद्युत विभाग में मध्य प्रदेश में कम से कम एक घटना तो हो जाती है, ऐसी अनहोनी घटना हो जाती है जिसमें कुछ नए लोग रहते हैं, काम करते हैं। तो अगर सारे ही नए लोग अगर आ जाएंगे तो इतने लोगों को इतना जल्दी सिखाना, उस विभाग को कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो जाएगा। और अगर ऐसे में वही अनुभवी लोग अगर रहे तो काफी सरकार के लिए भी, विभाग के लिए भी, कर्मचारियों के लिए भी और जो ऊपर कर्मचारी इस पूरी टीम को चला रहे हैं उनके लिए भी काफी आसान हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे यहाँ जो आउटसोर्स का या संविदा का कर्मचारी ऐसी किसी दुर्घटना में एक्सपायर हो जाता है तो उसको कहीं कोई सुविधा सरकार के द्वारा अभी तक नहीं दी जाती है। वो 4 लाख रुपए देते हैं, लेकिन 4 लाख में क्या उनका परिवार चल सकता है? संगठन का क्या रोल रहता है? जैसे अगर कोई कर्मचारी जिसके साथ दुर्घटना हो गई, ईश्वर न करे किसी के साथ हो, तो इसमें संगठन का क्या, संगठन इसमें कर्मचारियों को मदद करता है? संगठन अपने लेवल पे संगठन एज ए संगठन तो कुछ नहीं करता है, लेकिन हाँ, संगठन का काम तो सिर्फ आवाज उठाना है। लोग बागों को हम मोटिवेट ही कर सकते हैं कि उसकी अपन हेल्प कर दें, जितनी भी कर सके, रास्ता दिखाएं, तो ये जरूर करते हैं। और लेकिन ये सरकार का सोचना, हम चाहते हैं कि सरकार इस पे विचार करे, बहुत अच्छी तरह से विचार करे और उनके प्रदेश के जो युवा लोग हैं उनको इसमें रखे। और हमारा जो और यूनाइटेड फोरम का जो और भी कुछ डिमांड है, एक हमारी और है पेंशनर्स, जो हमारे एमपीवी के पेंशनर्स हैं, कुछ लोग अभी 10-12 हजार लोग तो अभी बोर्ड में काम कर रहे हैं, वो रिटायर हो जाएंगे 2030 तक। तो पेंशन की भी व्यवस्था अभी उतनी अच्छी नहीं है, उसको भी हम डिमांड कर रहे हैं, वो भी की जाए। और भी कंपनी कैडर की भी कुछ मांगे हैं, उनको सबको। और एक और चीज है, एक कि हमारे कंपनी में जो हम अभी प्रबंधन की बात कर रहे थे आपके, कि प्रबंधन कोई भी निर्णय ले लेता है। हमारी कंपनी में ही 2 टाइप के स्केल हो गए हैं। 2018 के बाद जो आया उसको अलग सैलरी मिलेगी, 2018 के पहले वाले को अलग सैलरी मिलेगी। ये बहुत कहना चाहिए इस प्रकार की वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होना नहीं चाहिए, लेकिन है तो उसकी भी हम लोग मांग कर रहे हैं। वो कोर्ट से भी जीत जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो चलिए सर, अब आगे बढ़ते हैं और इस भविष्य के बारे में थोड़ा सा बताइए कि संगठन जिस तरीके से काम कर रहा है तो भविष्य में क्या कुछ होने वाला है और क्या भविष्य है संगठन का? संगठन तो अपने हिसाब से काम कर रहा है। अब भविष्य तो डिपेंड करता है कि हम लोगों के लिए क्या करते हैं और लोगों का विश्वास हम पे कितना है कि हम उनको कितना दिलवा सकते हैं। जहां तक हमारा मानना है कि हम आवेदन कर सकते हैं, हम निवेदन कर सकते हैं, लेकिन हमने जो अनुभव प्राप्त किया वो इसी में कि बिना संघर्ष के कहीं कोई कुछ शासन से मिलने वाला नहीं है। इसलिए हम सभी
अधिकारी कर्मचारी जो हमारे संगठन से जुड़े हैं, दूसरे संगठनों से भी जुड़े हैं, वो भी देखें कि किस संगठन के साथ जुड़ के उनके जो मांगे हैं या उनकी समस्याएं हैं उनको पूरा कराया जा सकता है। तो वो उससे जुड़े और एकजुटता दिखाएं, जिससे कि हम शासन से अपनी जो हमारी मांगे हैं उनको हम पूरा करा सकें। और हम तो ऐसा सोचते हैं कि यूनाइटेड फोरम का भविष्य अच्छा है, यंग लोग जुड़ रहे हैं और हम अभी रिटायर होने के बाद भी हम अभी सेवा करेंगे और उसके साथ हम यंग लोगों ही से अनुरोध करेंगे कि वो जुड़ के अपने भविष्य के लिए तैयार हों। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो इस पूरे पॉडकास्ट के दौरान, इस पूरे इंटरव्यू के दौरान अगर कोई ऐसा सवाल जो आपको लगता है कि सर इस विषय पे और चर्चा होनी चाहिए थी, इस विषय पर और सर से आप चर्चा करते, संगठन से जो आप उम्मीद रखते हैं, और जो भी अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके जो भी सवाल छूटे होंगे उनको लेकर हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर कोई ऐसी चर्चा रही तो दोबारा से एक सर के साथ हम बैठेंगे, वीडियो शूट करेंगे और उनके सवालों के जवाब के साथ दोबारा से आपके बीच में हम आएंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।